A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I would imagine the first and most pertinent question would be, would you prefer it to be in English या उर्दू में बात करें? उर्दू okay, उर्दू वैसे भी हम जब उर्दू बोलते हैं तो half of it is English anyway, so I guess we can mix it, right? बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए. Islam, science and atheism is the topic. That's something we have to talk about. And I think अच्छा तरीका ये है कि चूँकि ये तीन चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं तो पहले इनका जो perspective है, what is atheism, what is Islam and what is science, I think it will be a good start to make. और उसके बाद फिर आगे इसकी हम टेक्निकलिटीज़ में जाते हैं. Islam, I think it's very simple to understand. It is a religion. It's complete submission to Allah subhanahu wa ta'ala. और जो फाइनलिटी है प्रॉफिटहुड जनाब रसूलुल्लाह महम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये इन दो चीज़ों पे खड़ा है. बाकी इसके अंदर जो इसके सब सिस्टम्स हैं, बी द फैमिली सिस्टम और द इकोनॉमिक सिस्टम और द पॉलिटिकल सिस्टम, वो सब इसके फिर आगे सब एरियाज़ हैं. सो आई डोंट थिंक वी नीड टू एलैबोरेट अ लॉट मोर than this. Then we have science, which arguably is one of the most confusing things, कि science क्या होती है. Now, क्यों confusing चीज़ है? इसलिए कि we often confuse science with scientism. They are two different things. Science बुनियादी तौर पे एक process of discovery है, एक tool है through which we develop certain hypotheses, we test them, try them, get the results, और उसके बाद हम एक conclusion पे पहुँचते हैं. और इसमें कुछ बॉडी ऑफ नॉलेज भी है. हमारे पास 3 से 4 मजमूई तौर पे कुछ ऐसी सेटल्ड अंडरस्टैंडिंग्स हैं, थ्योरीज़ हैं, जिनको हम समझते हैं कि दे आर सॉलिड, दे आर रोबस्ट, और वो 3 से 4 ही हैं. जैसे थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, जिसकी कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग हमारी जो है वो न्यूटोनियन नहीं है, बल्कि वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, एंड दैट गिव्स अ सेंस ऑफ ग्रेविटी क्या है. एंड देन दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी है, और 1-2 थ्योरीज हैं. ये 4-5 थ्योरीज हैं जिसको हम बॉडी ऑफ नॉलेज कहते हैं. द रेस्ट इज़ एन ऑन गोइंग थिंग. इवन इसके भी अंदर भी ऑन गोइंग चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग ये बाय एंड लार्ज एक प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी है. साइंटिज्म ऑन द अदर हैंड एक फ़िलासफ़ी है जो कि ये पॉजिट करती है कि यू कैन ओनली रीच द ट्रूथ और यू कैन गेट क्लोजर टू द ट्रूथ थ्रू साइंस. साइंस के बाहर कुछ भी नहीं है. ये एक फ़िलासफ़ी है, inherently flawed philosophy है, जिस पे आगे हम बात करेंगे कि क्यों. And then we have atheism. Now I did say, मैंने कहा था कि science is arguably one of the most confusing things. ऐसा ये हो चुका है इसलिए कि हम इसे साइंटिज्म के साथ मिक्स करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि atheism is even more confusing. In fact, it is the most confusing thing. I mean, there was a time, the simple question, atheism क्या होता है, इल्हाद क्या होता है, और जवाब है कि मैं खुदा को नहीं मानता. That's it. Atheism, job done, finished. But the goalposts are being changing. हर साल नए से नए आइडियाज़ आते जा रहे हैं. मेरी 50 घंटे की लाइव स्ट्रीम हो चुकी है मुख्तलिफ सेटिंग्स में, कभी 5 घंटे, कभी 7 घंटे, कभी 6 घंटे. उसका नाम था कन्विंस मी ऑन एथीइज्म, और 50 घंटे से ज़्यादा, आई थिंक 55-56 घंटे थे टोटल. 55-56 घंटे के बाद दुनिया भर के एथियस्ट, जिसमें कनाडा के, यूके के, इंडिया के, पाकिस्तान के एथियस्ट इकट्ठे होकर वो डिफ़ाइन तक नहीं कर सके कि एथियज़म होता क्या है. डिफ़ाइन एथियज़म इन वन लाइन, और गुड लक विद दैट. ये इतनी कन्फ्यूजिंग चीज़ है. नाउ प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या रिलीजन इन आवर सेटिंग टुडे, हमारे कॉन्टेक्स्ट में इस्लाम, क्या ये साइंस के ख़िलाफ़ है? और द सिंपल आंसर इज़ नो. ये इस्लाम जो है ये साइंस के ख़िलाफ़ नहीं, माफ़ी चाहूँगा. क्या इस्लाम साइंस के ख़िलाफ़ है? वेल, इस्लाम साइंस के ख़िलाफ़ नहीं है. इस्लाम साइंस के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, इसलिए कि इस्लाम ने जो अपना फाइनेस्ट लिटरेचर प्रोड्यूस किया है दुनिया के लिए, वो है कुरान पाक. और कुरान पाक की 800 के लगभग आयात ऐसी हैं जो आपको गौर व फ़िक्र पे तरगीब देती हैं, इनकरेज करती हैं कि सोचो, सुनो. क्या तुमने घूम के नहीं देखा? हैव यू नॉट वंडर्ड इन द अर्थ? हैव यू नॉट ऑब्जर्व्ड? हैव यू नॉट सीन? इनकरेज करती है कि तुम देखो, गौर करो, फ़िक्र करो. तुम बहुत बुलंद हो बाकी मखलूक़ात से, बहुत सी और मखलूक़ात से. तुम्हारा काम है गौर व फ़िक्र करना. सो येस, ऑफ कोर्स साइंस इज़ समथिंग जो कि हम इनहेरेंटली हम इसको ऑन करते हैं इंसान के तौर पे. तो दीन फितरत से दूर नहीं लेके जाता. इन्वेस्टिगेशन इंसान की फितरत में शामिल है. दीन कैसे साइंस के ख़िलाफ़ हो सकता है? तो ये इशू नहीं है. इशू ये है कि साइंस इटसेल्फ ऑक्यूपाई हो चुकी है एथियस्ट्स के हाथों. इसलिए मैं इसे प्यार से कहता हूँ, थैंक यू सर, इसलिए मैं इसे प्यार से कहता हूँ
इन लोगों को कि इट इज़ एथियस्टिक ऑक्यूपाइड साइंस एंड वी हैव टू लिबरेट इट. साइंस को हमने आज़ाद कराना है. आई मीन सो मच सो दैट इट हैज़ कॉज्ड डॉक्टर डेविड बर्लिंस्की जो कि खुद सेकुलर हैं, मैथमेटिशियन हैं, फ़िलासफ़र हैं, साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि 1980s ऑनवर्ड्स एक एग्रेशन आई है साइंस की दुनिया में, जो कि साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट है उनकी दुनिया में दीन के ख़िलाफ़. वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप मुसलमान साइंटिस्ट हैं, यहूदी साइंटिस्ट हैं, ईसाई साइंटिस्ट हैं, तो अपने मज़ाहिब को लेबॉर्ट्री के बाहर ही रख के आया करें. अंदर लेके आएंगे तो आपको डीह्यूमनाइज किया जाएगा, आपकी तज़हीक की जाएगी, आपकी इंसल्ट की जाएगी. और वो ये नहीं कह रहे कि ये बात मैं अच्छी कह रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम, कि आपके जो रिलीजियस व्यूज़ हैं उनको डिस्कार्ड किया जाता है. क्यों डिस्कार्ड किया जाता है? वो इसलिए कि एथियस्ट्स ने एक केस डेवलप किया सेट ऑफ फिलोसफीज़, और अगर आप फिलोसफी ऑफ साइंस को समझते हैं तो ये चीज़ें समझना आसान हो जाती हैं. मैं कुछ अर्सा पहले किंग एडवर्ड्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी ये बातें कह चुका हूँ, 2-3 दिन पहले यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी. लेकिन मैं चाहता हूँ कि इन बातों को इतना दोहराया जाए कि ये पर्दे खुल जाएँ कि ये जो कहा जाता है कि साइंस मज़हब के ख़िलाफ़ है, नहीं, साइंस एथियज़म के ख़िलाफ़ है. एथियस्ट ने अगर साइंस पर कब्ज़ा किया है तो मैं जानना चाहता हूँ कि इंसान के पास ये हक़ है ही क्यों कि कुछ दुनिया की परसेंटेज, थोड़े से लोग रूल्स बना लें कि साइंस को किस तरह से यूज़ किया जाएगा और बाकी सारी दुनिया उन नज़रियात के ग़ुलाम बन जाए. क्यों? तो वो नज़रियात क्या हैं? सबसे पहला नज़रिया है मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म. मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म, ये बात याद रखिएगा कि जो कंटेम्प्रेरी साइंस है, इट इज़ अंडरपिन्ड बाय दिस आइडियोलॉजी. इस फ़िलासफ़ी ने अंडरपिन किया हुआ है मॉडर्न साइंस को. और ये फ़िलासफ़ी क्या कहती है? आसान तरीन अल्फाज में कि व्हेन यू डू साइंस फॉरगेट द सुपरनैचुरल, कि जब आप साइंस की बात करते हैं तो उसमें फिर सुपर नेचुरल, फॉर ऑल प्रैक्टिकल टर्म्स वी मीन खुदा, वजूद खुदा को आप साइड पे रखा करें, साइंस उसके बगैर काम करेगी. वाई? आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड. मैं फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस का स्टूडेंट हूँ. मैं जानना चाहता हूँ कि ये रूल क्यों बनाया गया है, इसकी अहमियत क्या है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है जो मैं आम तौर पे एक एनालॉजी के ज़रिए मैं एक्सप्लेन किया करता हूँ. मैं आपके साथ में वो शेयर करना चाहूँगा एनालॉजी, कि इमेजिन करें कि एक तारीक कमरे में, एक अंधेरे कमरे में मुख्तलिफ रंग हों, पीला, नीला एंड सो फोर्थ, और आपको एक टॉर्च, एक बैटरी दे के भेजा जाए कि जाएं इस कमरे में और इन रंगों पे ये लाइट फेंकें और बताएं कि आपने कौन कौन से रंग देखे. कभी वहाँ लाइट फेंके, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे. और जो ही आप कमरे में दाखिल होने लगे मैं कहूँ हाउएवर रेड कलर नहीं होता. अब आप अंदर जाएं, आपने नीला, पीला, ये वो सारे के सारे रंग देख लिए और रेड कलर भी देख लिया. अब आप बाहर आके कहते हैं कि मैंने फ़लाँ कलर देखा है और रेड कलर भी देखा है. तो मैं आपसे कहूँ कि आप नाकाम हो गए, इसलिए कि रूल्स में तो ये तय था कि रेड कलर तो कलर ही नहीं होता. आपने देख लिया है, लेकिन मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म ये पॉजिट करता है कि नहीं, आपने जो देखा है उसका ऐसे ताल्लुक वो है ही नहीं सिरे से. सो साइंस में, जैसे भी डॉक्टर गंटर बेकली बात कर रहे थे, डॉक्टर बेकली, मैं उनका क्वाइट एडमायरर हूँ. मैं बहुत से मुबाहिसों में, मैं एक पोलेमिसिस्ट हूँ, मेरा काम है वो एकेडमिक डिबेट्स में हिस्सा लेना. बहुत सी डिबेट्स में मैं इनको क्वोट कर चुका हूँ. मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है कि मैं ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा हूँ जिसमें आज हम दोनों ही हैं. डॉक्टर गंटर बेकली ये अपनी बहुत सी एग्जांपल्स ऐसी दे चुके हैं जहाँ, और ये ख़ुद 2016 के अराउंड ही इन्होंने टिपिकल एथियज़म छोड़ा था और ये फिर इस तरफ ऐसे इस नज़रिए की तरफ की, जो इतना कॉम्प्लेक्स अपरेटस है हर चीज़ का, ये हो नहीं सकता कि ये ख़ुद ब खुद बना हो, इसके पीछे कोई ना कोई डिज़ाइन है. तो चूँकि मेथोडोलॉजिकल नेचुरलिज्म इतनी सख्त और इतनी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है कि 160 रिसर्च पेपर्स का राइटर, डॉक्टर बेकली जिनकी भी आवाज़ सुन रहे थे, 160, जिस आदमी के 10 रिसर्च पेपर्स भी छप जाए ना किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे, वो एक लेजेंड होता है. 160 पेपर्स का राइटर, इस लेवल का पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के इनके नाम पे बहुत सी स्पीशीज़ का नाम रखा गया जो इन्होंने डिस्कवर की थी. जिस म्यूज़ियम में एज अ क्यूरेटर ये काम कर रहे थे, वहाँ से इनको बेदखल कर दिया गया. विकीपीडिया ने इनका पेज रिमूव कर दिया कि आप नोटेबल इनफ नहीं हैं. क्यों? सिर्फ एक काम मैंने किया है, और वो ये है कि मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों के पीछे एक डिज़ाइन नज़र आता है. दैट्स द ओनली रीज़न. फंडिंग ख़त्म कर दी, सब कुछ, कैरियर तबाह करने के बाद. इसके साथ वो जो आपने एक स्लाइड देखी होगी जिसमें वो दिखा रहे थे कि जो वेल की एवोल्यूशन है उस पर एक साइंटिस्ट आपको नज़र आ रहे होंगे, उनका नाम है डॉक्टर रिचर्ड स्टर्नबर्ग. 2 PhDs इनके पास, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं. इनका कैरियर तबाह कर दिया स्मिथसोनियन ने सिर्फ इसलिए कि इन्होंने एक पेयर रिव्यूड पेपर, पेयर रिव्यूड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है. पेयर रिव्यूड का मतलब होता है कि वो पेपर जो
ایسے ہی نہیں چلا گیا, بلکہ اس کیلیبر کے, اس پار کے سائنٹسٹس نے اسے ریویو کیا جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے, اور پھر جا کے وہ پبلش ہوا. کہ اور سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے کنفرم کیا کہ جو لکھا ہوا ہے ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں, یہ اسٹینڈرڈ کا ہے کہ یہ ایکڈیمک پبلیکیشنز میں جا سکے. اٹ ہیز گون دیئر. اور اس کے بعد سمتھسونین نے ڈاکٹر اسٹرنبرگ کو نہ صرف یہ کہ کام سے نکالا, بلکہ وہ جو کمیٹی جس میں ہیئرنگ ہوئی کہ تمہاری ضرورت کیسے ہو گئی کہ تم نے اس میں انٹیلیجنٹ ڈیزائن کی بات کر دی جبکہ ہم نے خدا کو پریکلوڈ کیا ہوا ہے, تمہاری ضرورت کیسے ہوئی. جس کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا اس میں ڈاکٹر اسٹرنبرگ کو نہیں بلایا یہ کہہ کے کہ آپ کی زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی, آپ پہ اٹیک بھی کیا جا سکتا ہے اندر. اور اٹیک کرنے والے کون ہیں؟ سائنٹسٹس, پڑھے لکھے لوگ, وہ سارے. تو ہم ان نظریات سے لڑ رہے ہیں, ان نظریات سے ہمارا, سائنس سے ہمارا پرابلم نہیں ہے, لیکن جو ایتھیسٹس نے سائنس پہ قبضہ کیا ہوا ہے پرابلم ہمیں اس سے ہے. میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, میں ایک دو آپ کو ایگزامپلس دیتا ہوں. کچھ ایگزامپلس آپ نے ڈاکٹر بیکلی کی سنی, سوری میں ان کو بار بار اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ میں صرف بینیفٹ مجھے انہیں کو ہی سننے کا ہوا, باقی اسپیکرس بہت معذرت میں سن نہیں پائے. چونکہ دیکھیں ایتھیسٹس کیا کہتے ہیں, ہمارے پاس دو کمپیٹنگ آئیڈیالوجیز ہیں, دو کمپیٹنگ نظریات ہیں. ایک ہے کہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے, دیر از انٹیلیجنس بیہائنڈ ایوری تھنگ دیٹ وی کین سی, اور دوسرا یہ ہے کہ سارے کا سارا رینڈم اسٹوکیسٹک ارریشنل پروسیس ہے, سارے کا سارا ایسے ہی چل رہا ہے. سو لیٹس اپلائی آور انڈرسٹینڈنگ آن بوتھ آف دیس آئیڈیاز, جو ہمارا ہیومن ایکسپیرینس ہے. یہ ایمپٹی اسپیس جس کے اندر ہماری کائنات ہے, اس کائنات کے بننے میں اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں, میس ہے, انرجی ہے فار ایگزامپل, اس کی ہمیں ایک سرٹن ڈسٹریبیوشن چاہیے جو ہیومن لائف کے لیے ضروری ہے. اب اس پوری ایمپٹی اسپیس میں ہمیں ایک اسپیک ایسا چاہیے کہ جہاں سے کائنات سٹارٹ ہو اور ارلی سٹیج میں میس اور انرجی کی ڈسٹریبیوشن اتنی پریسائز ہو کہ آگے چل کے ہیومن لائف اس سے وجود میں آ سکے. اب اس کی کیا میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے؟ دیٹ از 1 part in 10 to the power of 10 to the power of 123. جسٹ ان کیس اف یو ار ونڈرنگ کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس فگر میں جتنے زیرو آتے ہیں, جتنا نون یونیورس ہے اس کے سارے ایٹمز آپ اکٹھے کریں اور ہر ایٹم پہ ایک زیرو لکھوں تو زیرو پھر بھی بچ جائیں گے. یو وونٹ ایون گیٹ کلوز ٹو اٹ. یعنی ان ادر ورڈز آپ اس کو اس طرح سے کانٹیکسچلائز کر لیں کہ آپ لاہور میں 5 مرلے کا ایک پلاٹ خریدیں جس میں صرف ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک ایسا پودا آ سکتا ہے. یہ ایک ایکوریٹ ایگزامپل نہیں ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں کچھ نہ کچھ اس کو میں آسان کرتا چلوں. ایک آپ 5 مرلے کا پلاٹ خریدیں اور اس پورے پلاٹ میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ وہ اتنی فرٹائل ہے کہ وہاں پہ آپ کوئی بیج بوئیں تو وہاں سے ایک ایسا پودا نکلے جو آپ چاہتے ہیں کہ نکلے. اور اب آپ اس پلاٹ کے ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں, بیج آپ نے اٹھایا ہے اور آپ رینڈملی ایسے پھینکتے ہیں اور وہ ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ جا کے گرتا ہے. What are the chances of that happening? کیا چانس ہے؟ What do you think? جی It's unfathomably improbable. تو ہم 5 مرلے کے پلاٹ کی بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں اس واسٹ ایمپٹی اسپیس کی جس کے اندر یونیورس ایگزسٹ کرتا ہے. اور صرف یہی بات نہیں ہے, یہ تو صرف انیشل کنڈیشنز کی ہم بات کر رہے ہیں. دین دیر آر ادر نمبر آف ادر تھنگز, جیسے ہماری جو 4 فنڈامنٹل فورسز ہیں جو ان کی فائن ٹیوننگ ہے. اس کے علاوہ ہم جسٹ جو ہماری الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے مثال کے طور پہ, اگر یہ اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے تو اس سے فرق پڑتا ہے جو ایٹامک بانڈنگ ہے. اور ایٹامک بانڈنگ کا فرق پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کمپلیکس مولیکولر اسٹرکچرز ہیں یہ فارم نہیں ہو سکیں گے, وچ مینس کہ جو ہماری زندگی ہے ہر وہ چیز جو مالیکول بیسڈ ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرے گی. جو ہماری ریپلسو اور اٹریکٹیو فورس کا آپس میں بیلنس ہے وہ اتنا پریسائز ہے کہ کائنات کے ایکسپینشن کے ساتھ ساتھ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. سو انرجی اس کو پل کرتی ہے, لیکن جو میٹر ہے وہ اس کو اکٹھا رکھتا ہے. اور اگر یہ اپنی جگہ سے تھوڑی تھوڑی ہل جائیں, آدر یونیورس اتنی تیزی کے ساتھ گرو کرے گی, پھیلے گی کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی, یا کائنات اپنے اندر ہی کولیپس ہو جائے گی. یہ تھوڑی سی 14-15 ایگزامپلس ہیں فائن ٹیوننگ کی. ہمارا ایتھیسٹ ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم مذہب کے لوگ ریگریسو ہو, ایمانیات والے ہو, ان پڑھ ہو, بیکورڈ تھنکنگ والے ہو, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم تم کو بتاتے ہیں کہ ریشنل تھنکنگ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا چانس پہ چل رہا ہے. ٹو وچ آئی رسپونڈ دیٹ ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو بی اسٹوپڈ. میں آپ کا بیوقوف ہونے کا حق آپ سے نہیں لے سکتا, بٹ پلیز ڈونٹ فورس می ٹو کال یو اے ریشنلسٹ پرسن. آئی وڈ کال یو اے چانسسٹ دیٹ یو آر. آپ چانسسٹ ہیں, آپ ریشنلسٹ نہیں ہیں.
क्योंकि आप मुझे, मेरे बच्चों को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि इंसान ने कायनात के इनिशियल वजूद से लेकर आज तक जो बच्चा पैदा हो रहा है, इसके पीछे एक इर्रेशनल स्टोकेस्टिक मीन्स रैंडम अनगाइडेड प्रोसेस है। और अगर आप इस बात को नहीं मानते तो आप जाहिल हैं। Then I think I am within my rights to say कि you have every right to be stupid. मैं आपसे आपका बेवकूफ़ होने का हक बिल्कुल नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता कि आप मुझे कहें कि मैं इर्रेशनल हूँ और आप रैशनल हैं। To hell with that rationality. ये चांसिस्ट हैं, and that's all what they are. So atheism ने साइंस को कब्जे में लिया और उसके बाद आपके पास हक नहीं है कि आप किसी चीज़ से इनकार कर सकें। So there is scientific and there is scientistic. ये दो अलहदा चीज़ें हैं। साइंटिफिक चीज़ वो होती है कि जिसको हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, उसको हम हाइपोथेसिस डेवलप कर सकते हैं। फाइनली वी गेट टू अ स्टेज कि वो ऑब्जर्वेबल है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल, इनफैक्ट वन ऑफ द वेज कि हम साइंस को नॉन साइंस से कैसे हम सेपरेट करते हैं, उसके पीछे पूरा एक स्टैंडर्ड होता है। इनकी हर वो चीज़ जो कि ऑब्जर्वेबल होती है एंड सो फोर्थ, नंबर ऑफ, इनके पूरे का पूरा साइंटिफिक मेथड इब्न अल हैसम का आप अप्लाई करें। और फिर कार्ल पॉपर ने एक स्टेप उसमें ऐड किया। कार्ल पॉपर इज़ वन ऑफ द ब्रिलियंट फिलोसफर्स ऑफ साइंस। वो स्टेप उन्होंने ऐड ये किया कि साइंस इज़ दैट विच इज़ फॉल्सिफाइबल, कि साइंसी दावा वो होता है जिसको आप फॉल्सिफाई कर सकें। दैट ऑफ कोर्स इज़ नॉट टू से कि आप उसे हमेशा गलत साबित करेंगे, बल्कि कहने का मतलब ये है कि वो इतना आपके सामने हो कि आप उसे टेस्ट कर सकें और गलत साबित कर सकें। सो इन अदर वर्ड्स, अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त इस यूनिवर्स के साथ एक और यूनिवर्स है और मैं उस पूरी यूनिवर्स का बादशाह हूँ, इट्स अ ग्रेट स्टेटमेंट, राइट? बट इट्स नॉट अ साइंटिफिक स्टेटमेंट, इसलिए कि आप इसे गलत साबित नहीं कर सकते। ना आपने दूसरी कोई यूनिवर्स देखा है, ना आपने कोई, तो इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स नॉट अ, एंड आई थिंक पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इस चीज़ पे एग्री करेंगे कि ये साइंटिफिक स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन फिर वही एथियस्ट साइंटिस्ट कहते हैं कि एक्चुअली एक यूनिवर्स नहीं, मल्टीवर्स में तो आप गिन भी नहीं सकते, इतने यूनिवर्स हैं। तो वो किसने टेस्ट किए हैं? वो किसने ऑब्जर्व किया है? किसी ने नहीं। लेकिन दिस इज़ वेयर साइंटिफिक वर्सेस साइंटिस्टिक चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी हो जाती है कि चूंकि इन लोगों ने सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट पे कब्जा किया है एथियस्ट्स ने, तो आप उनको इनकार नहीं कर सकते, तो फिर आपको साइंटिस्ट की बात मानना पड़ती है। साइंटिस्ट सिंपली ये होता है, साइंटिस्टिक ये होता है कि चूंकि मैंने कह दिया मैं साइंटिस्ट हूँ, यू हैव टू गेट ऑन विद इट। जिसको एज अ मैटर ऑफ एनालॉजी मैं हमेशा प्रेजेंट किया करता हूँ, हमारे नॉट अ मैटर ऑफ एनालॉजी बट जस्ट टू मेक सेंस ऑफ इट, हमारे टिकटॉक पे एक बड़े ज़बरदस्त एक किरदार हैं, अक्सर आप उनकी वीडियोस देखते होंगे, या कुछ रैंडम सी बातें करते हैं कि उनसे कहे कि शेर सुनाएं, तो वो आगे से कहते हैं पेप्सी, सांप, दही, घोड़ा, गधा, जानवर। तो लोग कहते हैं ये क्या किया आपने? तो आगे से कहते हैं राणे ने जो कह था वो कह था, कैर ऑन विद इट। ये मयार हो गया है हमारी एथियस्टिक साइंस का कि राणे ने जो कह था वो कह देता। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो वे बाय विच यू कैन से नो टू इट, क्योंकि अगर आपने कहा तो फिर आप जाहिल हैं, आप अनपढ़ हैं, आप रिग्रेसिव हैं एंड सो फोर्थ। इवोल्यूशन साइंटिस्ट जो साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स हैं उन पे पूरी नहीं उतरती। मैं आखिरी बात कह के मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मुझे शायद 20 मिनट दिए गए थे और हो रहे हैं तकरीबन। मैं आखिरी बात फिर एक थॉट आपके साथ मैं छोड़ना चाहता हूँ कि देखिए, अगर इवोल्यूशन को हम मानते हैं, और ये जो साइंटिस्टिक वाला आइडिया है मैं उसकी सपोर्ट में मैं आर्गूमेंट ये दे रहा हूँ कि अगर इवोल्यूशन पे ज़िद ये है कि इसको एक साइंसी थ्योरी माना जाए, तो फिर इसको साइंस के म्यार पे पूरा उतरना चाहिए। इट्स अ वेरी रीजनेबल कंडीशन, मैं कोई बहुत गलत कंडीशन नहीं अप्लाई कर रहा। सो हेयर वी हैव अ स्पीशीज ए फॉर एग्जाम्पल, देन स्पीशीज बी। दावा यह है कि स्पीशीज बी जो है ये स्पीशीज ए से इवॉल्व हुई है। हाउ डू वी नो दैट? जो बिगेस्ट आर्गूमेंट हमारे पास है वो होमोलॉजी का है। वो जेनेटिक होमोलॉजी हो सकती है, वो फॉसिल बेस्ड होमोलॉजी हो सकती है, इसके बाहर हमारे पास तीसरा कुछ भी नहीं है। सो जेनेटिक्स में हम रिजेम्बलेंस देखते हैं, हम एनाटॉमिकली देखते हैं कि उनके जिस्म और इसका जिस्म मिलता है, और जीन्स में काफ़ी श्योर, ओके, दैट्स साइंटिफिक इनफ कि हम देख सकते हैं कि यस रिजेम्बलेंस पाई जाती है। लेकिन ये दावा करना कि स्पीशीज़ बी इवॉल्व हुई है स्पीशीज़ ए से, हाउ डू वी नो दैट पार्ट? व्हाट कनेक्ट्स देम? क्योंकि अभी तक जो हमारे पास जितना भी डेटा है वो लोकल है, यानी कि जो जेनेरिक इन्फॉर्मेशन स्पीशीज़ ए की है वो स्पीशीज़ ए तक है, जो स्पीशीज़ बी की है वो स्पीशीज़ बी तक है। व्हाट कनेक्ट्स देम? ऑब्वियस आंसर, इवोल्यूशन।
اگر میں یہ کہوں کہ نہیں obvious آنسر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, تو پتہ لوگ کیا کہتے ہیں. میری ہر سیٹرڈے کو ڈبیٹ ہوتی ہے لائیو یوٹیوب پہ میرے چینل پہ. آگے سے پتہ لوگ کیا کہتے ہیں, یہ پچھلے اس سیٹرڈے کو چھوڑ کے جو پچھلا سیٹرڈے اس میں بھی ایک صاحب آئے تھے, جب انہوں نے کہا کہ اچھا اگر میں کہوں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا, تو کہتے ہیں کہ نہ 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 نہ, اللہ تعالیٰ کو تو آپ کو انڈیپینڈنٹلی ثابت کرنا پڑے گا, یہاں تو آپ اللہ فٹ ہی نہیں کر سکتے. ایٹس اے ویری ریزنیبل تھنگ ٹو سے, اس میں تو آپ اللہ تعالیٰ کو فٹ نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کو تو آپ نے علیحدہ سے ثابت کرنا ہے. لیکن یہ بات کہتے ہوئے ہم نے ایک معیار طے کر دیا ہے کہ اب اس اے اور بی کا جو کنیکشن ہے, اس پہ جو بھی دعویٰ کریں گے اس کو انڈیپینڈنٹلی ہی ثابت کرنا پڑے گا. تو اب آپ کو ایوولوشن کو بھی انڈیپینڈنٹلی ہی ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ ایوولو ہوا ہے. ادروائز کوئی بھی آ کے کہہ سکتا ہے کہ جنوں پریوں نے بنایا ہے, ایلینس نے بنایا ہے, خدا نے بنایا ہے, وہ کچھ بھی آپ دعویٰ کر دیں. لیکن اگر ایک چیز, جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ویلڈ کویسچن اگر ایک جگہ پہ ویلڈ ہے تو ہر جگہ پہ ویلڈ ہے, اگر خدا کو ثابت کرنے کا آپ کا یہ دعویٰ ویلڈ ہے تو پھر خدا کے ساتھ ہر چیز جو خدا کے متبادل آپ کہہ رہے ہیں اس کو بھی آپ نے علیحدہ سے ثابت کرنا ہے. سو آئی وینٹ ان ٹو دا گریٹ ڈیٹیل آف اٹ کہ آخر کار ہاؤ ڈو دیز ایوولوشنسٹس میک سینس آف دس کلیم کہ یہ ایوولو ہوئے ہیں. اور میں جتنا گہرائی میں جاتا ہوں مجھے ہمیشہ ایک ہی جواب ملتا ہے, اینڈ یو وڈ بی امیزڈ اس لیے کہ یہ آپ کی بایولوجی کی ٹیکسٹ بک میں آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا. یہ آپ کو ہمیشہ ٹیکنیکل ریسرچ پیپرز میں ملے گا, سائنٹیفک ریسرچ پیپرز میں ملے گا. اور وہ یہ ہے کہ ہماری اسمپشن یہ ہے کہ اسپیشیز بی ایوولو ہوئی ہے اسپیشیز اے سے. باقی جتنا ہمیں ڈیٹا ملتا ہے وہ ہم اس اسمپشن کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بعد میں سوچیں کہ دنیا کی کون سی سائنسی تھیوری ایسی ہے جس کا کرٹیکل پارٹ سائنٹیفک کلیم نہیں ہے بلکہ اسمپشن ہے. سو ان ادر ورڈز وہ کون سا ایسا ایلیمنٹ ہے کہ آپ ایک سائنسی تھیوری سے اگر نکال دے تو ساری تھیوری کولیپس کر جاتی ہے. ان دس کیس دی آنسر از این اسمپشن, کہ وہ دنیا کی کون سی سائنسی تھیوری ہو سکتی ہے کہ جس میں سے آپ اسمپشن نکال دیں تو سائنٹیفک تھیوری کولیپس کر جاتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.